बेला इस बंगले पर कब्जा करने के लिए किसी मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही होगी। रात को अपनी हालत के पेश नजर उसे मौका नहीं मिला। हो सकता है आज दिन में या रात को कोई कार्रवाई करे। बहरहाल मैंने अपना सारा इंतजाम कर लिया था। मुझे भेरू की दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा मिशन पूरा हो चुका था। अब मुझे यहाँ से निकलना था। मिट्ठू राम और मधु गुज़श्ता रात ही जा चुके थे। मैंने सोचा था कि उन्हें कुछ रकम दे दूंगा, लेकिन किसी मुमकिन गड़बड़ के पेश नजर रास्ते ही से रुखसत हो गए थे। जाहिर है जान सबको प्यारी होती है। रत्ना को मैं अपने साथ ले जाना चाहता था। मेरा मंसूबा शुरू से ही ये था कि रत्ना के साथ मशरकी पंजाब की तरफ निकल जाऊंगा और वहां किसी जगह से सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल हो जाऊंगा। सुमित्रा के बारे में मैं ज्यादा परेशान नहीं था। वो शायद यहीं रहना पसंद करेगी। मैं बरामदे में कुर्सी पर बैठा यही सब कुछ सोच रहा था कि रत्ना दरवाजे में नमूदार हुई। मुझे देखकर वो दोबारा अंदर चली गई और मैं उठकर अंदर आ गया। वो पूरा दिन इस तरह गुजर गया। मैं कभी कमरे में मॉनिटरिंग सेट को देखता और कभी बरामदे में आकर बैठ जाता। वो दूसरा दिन था। हमारा ये दिन भी मकान की सफाई करते गुजर गया। इस दौरान भी हम तीनों बारी बारी साथ वाले बंगले पर निगाह रखे हुए थे। रात के खाने के बाद हम देर तक बेला के बारे में बातें करते रहे। रत्ना का ख्याल था कि नागराज की मौत के बाद वो डर गई होगी और अब शायद कभी इधर का रुख न करे, लेकिन मेरा ख्याल मुख्तलिफ था। मैंने कहा, बेला को मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ। वो आसानी से शिकस्त मानने वाली नहीं है। नागराज तो खतरनाक था ही, बेला उससे भी ज्यादा खतरनाक है। सुमित्रा, तुमने खुद देखा था कि वो नागराज से किस तरह बात कर रही थी, जैसे वो कोई उसका बहुत ही अदना गुलाम हो। और बेला ने कहा था कि ये सारा मंसूबा तो उसी का है। नागराज को तो महज शो पीस के तौर पर आगे बढ़ाया हुआ है। सुमित्रा ने कहा, हाँ, बेला को ये कहते हुए तो मैंने भी सुना था। मैंने कहा, और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि इस मंसूबे की तकमील के बाद नागराज को भी कत्ल कर दिया जाता। बेला ने जिस तरह नागराज जैसे शख्स को काबू में किया हुआ था, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस कदर खतरनाक है। वो आसानी से शिकस्त नहीं मान सकती। मुझे यकीन है कि वो पलटकर हमला जरूर करेगी। मेरा मतलब है दूसरे बंगले पर। क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि आज रात तहखाने से कुछ और चीजें निकाल ली जाएं? अगर बेला ने बंगले पर कब्जा कर लिया तो सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। रत्ना, तुम्हारे पास इतना कुछ तो होना चाहिए कि यहाँ से कहीं और चली जाओ और आराम से जिंदगी गुजार सको। सुमित्रा ने मुझे घूरा बोली, तुम्हारा मतलब है तुम यहाँ से जाने के लिए पर तोल रहे हो? मैंने कहा, नहीं, फौरी तौर पर नहीं। चंद रोज सूरत हाल का जायजा लूंगा और तुम्हारा कोई मुनासिब बंदोबस्त करके ही जाऊंगा, ताकि बाद में तुम्हें कोई परेशानी ना हो और तुम आराम से जिंदगी गुजार सको। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज रात वहाँ से कुछ और चीजें निकाल ली जाएं। और फिर उस रात 1 बजे के करीब हम तीनों भेरू वाले बंगले के तहखाने में मौजूद थे। सुमित्रा ने स्विच बोर्ड का कवर हटाकर उस कमरे के सामने की दीवार भी हटा दी। मैंने नकद रकम एक थैले में भर ली। सुमित्रा और रत्ना अपने लिए जेवरात छांटने लगी। एक से एक बढ़कर कीमती जेवरात मौजूद थे और शायद उनके लिए इंतखाब मुश्किल हो रहा था। बहरहाल उन्होंने भी एक थैले में अच्छे खासे जेवरात भर लिए थे। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हम वहां से वापस लौटे। वो रकम मैंने एक अलमारी में रख दी। जेवरात में से सिर्फ 2 सेट रत्ना ने अपने पास रखे और बाकी सुमित्रा के हवाले कर दिए। सुमित्रा ने अपनी पसंद से एक खूबसूरत नेकलेस जबरदस्ती उसे दे दिया। वो रात भी खैरियत से गुजर गई। हम बाहर के हालात से बिल्कुल बेखबर थे। अब 3 दिन हो चुके थे और मेरे लिए बाहर के हालात जानना बहुत जरूरी था। और फिर उस रोज मैंने बाहर निकलने का फैसला कर लिया। सुमित्रा और रत्ना को पता चला तो वो दोनों भी तैयार हो गईं और फिर ये प्रोग्राम बना कि वो दोनों अलग जाएंगी और मैं अलग, लेकिन हम लोग एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे। सुमित्रा और रत्ना ने राजस्थानी लिबास पहना और चेहरों पर इस कदर भोंडा मेकअप किया था कि उनके हुलिये बिगड़ कर रह गए थे। उन्हें देखकर लगता था जैसे वो किसी निहायत पसमानदा गांव से आई हूं। मैंने अपने लिए एक हिंदू साधु का गेटअप पसंद किया था। वैसे भी अब मुझे पहचानने वाला कोई नहीं रहा था। सिर्फ एक बेला थी और जाहिर है वो मेरी तलाश में सड़कों पर नहीं फिर रही होगी। साधु के गेटअप में तो मेरा हुलिया और भी बिगड़ गया था। शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी ही देर के बाद हम बंगले से निकल गए। हम तीनों के पास पिस्तौल मौजूद थे जो लिबास में छुपा रखे थे। बंगले की चाबियां सुमित्रा ने अपने पल्लू से बांध ली थी। गेट से निकलते ही मैं एक तरफ अंधेरे में खड़ा हो गया और जब वो तकरीबन 100 गज आगे निकल गईं तो मैं भी राम राम जपता हुआ उनके पीछे चल पड़ा। सालार बाजार सबसे करीब था। उस इलाके में बड़ी रौनक थी। बड़ी तादाद में सयाह भी नजर आ रहे थे। सुमित्रा और रत्ना इधर उधर घूमती रही और मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा। कभी वो रुक जाती तो मैं भी करीब ही रुक जाता और आसपास मौजूद लोगों से बातें करने लगता। हमें मुख्तलिफ शॉपिंग एरियाज में घूमते हुए 2 घंटे गुजर गए। सुमित्रा ने एक हलवाई की दुकान से मिठाई और पकोड़े वगैरह खरीदे और दूर हटकर फुटपाथ पर बैठकर खाने लगी। मैं भी उनके करीब आ गया और भिखारियों की तरह हाथ फैला दिया। उन दोनों ने नागवार सी निगाहों से मेरी तरफ देखा। सुमित्रा ने 2 जलेबियां और 3-4 पकोड़े मेरे हाथ पर रख दिए।
मैं उसे दुआएं देता हुआ करीब ही बैठ गया। सुमित्रा ने सरगोशियाना लहजे में कहा, कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं है। लोगों को नागराज और उसके साथियों के कत्ल का पता चल गया है। लोग उस राक्षस से निजात मिल जाने पर बहुत खुश हैं, इसलिए शहर में रौनक भी नजर आ रही है। मैंने मुंह चलाते हुए अपनी मालूमात से आगाह किया। कहा, और राणा शमशेर सिंह को अब बेला की तलाश है। मेरा ख्याल है अब हमें वापस चलना चाहिए, शहर में घूमना बेकार है। सुमित्रा बोली, हम खा लें तो चलते हैं। हम तकरीबन आधा घंटा वहां बैठे रहे। उसके बाद मैंने उनसे बात नहीं की और अलग थलग ही रहा। वहां से रवाना होने से पहले सुमित्रा ने कुछ और मिठाई ले ली। इस मर्तबा मैं उनसे आगे था। बाजार के अगले मोड़ पर इक्का दुक्का लोग ही थे। मैं मोड़ घूमा ही था कि अकब से रत्ना की चीख सुनकर चौंक गया। मैं तेजी से पीछे मुड़ा। वो दो हट्टे कट्टे गुंडे थे जो रत्ना को पकड़कर जबरदस्ती करीब ही खड़ी हुई जीप में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। रत्ना चीखते हुए मज़ाहमत कर रही थी और सुमित्रा भी उसे गुंडों की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश में थी। मुझे समझने में देर न लगी कि गुंडे हलवाई की दुकान ही से उनके पीछे लगे थे। मैं समझ गया था कि वो गुंडे महज उसके हसीन होने की वजह से उसे उठा ले जाने के चक्कर में थे। अगर कोई और बात होती तो वो सुमित्रा को भी गिरफ्त में लेते और उन्हें अगवा करने का कोई और तरीका इख्तियार करते। वो दोनों चीख रही थीं और लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं पलटकर फौरन ही उस तरफ दौड़ा और जाते ही एक गुंडे से लिपट गया। उस गुंडे को पीछे से गिरफ्त में लिया। उसने मेरे पेट में कोहनी मारी, मगर मेरी गिरफ्त इतनी कमजोर तो नहीं थी कि वो आसानी से छूट जाता। मैं चीख चीख कर लोगों को भी गैरत दिला रहा था कि अगर उनके घर की किसी औरत को इस तरह उठाने की कोशिश की जाए तो क्या उस वक्त भी वो खामोश खड़े तमाशा देखते रहेंगे। मेरी ये चीखो पुकार नतीजा खेज साबित हुई और 5-6 आदमी आगे आ गए। एक गुंडे ने चाकू निकाल लिया, मगर मैंने उसे हाथ हिलाने का मौका भी न दिया और उसका बाजू पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ता गया। चाकू उसके हाथ से गिर गया। अब 10-12 आदमियों ने उन गुंडों को घेर लिया था और उनकी पिटाई कर रहे थे। मैंने सुमित्रा और रत्ना को इशारा किया। वो दोनों वहां से खिसक गईं और मैं भी गुंडों की पिटाई में लोगों के साथ शामिल हो गया। 2 पुलिस वाले भी शोर सुनकर वहां पहुंच गए। उन्हें पूरी बात बताई गई और गुंडों को उनकी तहवील में दे दिया गया। एक पुलिस वाला इधर उधर देखने लगा। बोला, वो लौंडियां कहाँ गईं? मैंने कहा, शरीफ नारियां थीं, अपनी इज्जत बचाकर उधर को चली गई हैं हवालदार साहब। मैंने मुखालिफ समत एक गली की तरफ इशारा किया। वो बोला, कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो साधु महाराज। उनके खिलाफ रपट लिखवाने के लिए किसी की तो जरूरत होगी। मैंने हाथ जोड़े कहा, हमको इन दंगा फसाद से अलग रखियो महाराज। हम साधु संत लोग इन झगड़ों में नहीं पड़ते। उन्होंने औरतन को न छेड़ा होता तो हम यहाँ कभी न रुकते, अपनी राह चलते रहते। एक आदमी ने कहा, हाँ हाँ, स्वामी जी को भी साथ ले जाओ हवालदार जी। दूसरे लोगों ने भी उनकी तायद की और मेरे देवता कूच कर गए। लेकिन बहरहाल उस आदमी को भी साथ ले लिया गया जिसने मुझे साथ ले जाने को कहा था। मैं पहली बार थाने में आया था। यहाँ एक से एक घाघ पुलिस वाला था। मुझे अंदेशा था कि ऊट पटांग किस्म के सवालात न शुरू कर दिए जाएं या किसी को मुझ पर कोई शुबा न हो जाए। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद उन गुंडों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई। मुझसे नाम पता पूछा गया तो मैंने बड़े इत्मीनान से एक आश्रम का पता लिखवा दिया और फिर थाने के गेट से निकलते हुए मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मैं ये भी सोच रहा था कि सुमित्रा और रत्ना घर पहुंच गई होंगी और मुझे देर हो जाने पर परेशान हो रही होंगी। लेकिन थाने से निकलकर दूसरी गली का मोड़ घूमा ही था कि 2 हयूले अचानक ही तारीकी से निकलकर मेरे सामने आ गए। वो सुमित्रा और रत्ना थी। मैंने हैरत से कहा, तो तुम? रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती थी। मैंने कहा, अब जल्दी से यहाँ से निकल चलो, अगर कोई पुलिस वाला इस तरफ आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हम तेजी से गली में चलते रहे। 2-3 गलियां घूमकर हम सड़क पर निकल आए और फिर आधे घंटे के बाद हम अपने ठिकाने पर पहुंच चुके थे। रत्ना बोली, कमबख्त ने ऐसी चुटकी काटी थी कि बोटी नुच गई। उसके बाजू पर नील पड़ गया था। घर पहुंचकर उन दोनों में से किसी ने लिबास नहीं बदला, अलबत्ता चुनरियां भी उतार कर फेंक दी। उस वक्त 11 बज चुके थे। सुमित्रा मेरे साथ बैठी रही और रत्ना किचन में घुस गई। सुमित्रा ने जो मिठाई वगैरह खरीदी थी वो गुंडों से हाथापाई के दौरान भी महफूज रही, जिसे अब सुमित्रा ने एक प्लेट में निकाल लिया था। 12 बजे के करीब हमने खाना खाया और फिर बरामदे में कुर्सियों पर बैठ गए। ताजा हवा अच्छी लग रही थी। हम शहर के हालात पर ही तबसरा करते रहे। नागराज की मौत के बाद लोगों ने वाकई सुख का सांस लिया था। लोग तो यही समझते रहे थे कि वो एक गुंडा और बदमाश था जिसने शहर वालों का जीवन दूभर कर रखा था। उसकी मौत पर उन्होंने सुख का सांस लिया था, लेकिन अंदर की कहानी उन्हें मालूम नहीं थी। उन्हें क्या मालूम कि नागराज की मौत से उनकी सरकार को कितना नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा था। सरकार के कैसे कैसे मंसूबे खाक में मिल गए थे। बेला की गुमशुदगी हमारे लिए हैरत अंगेज थी। अब मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी न हुई कि वो जख्मी ही थी। उस रात भाग दौड़ की वजह से उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और वो कहीं दुबक कर बैठी हुई थी। हम तकरीबन 1 घंटे तक बरामदे में बैठे रहे और फिर अंदर आ गए। सुमित्रा ने दरवाजा लॉक कर दिया और हम मास्टर बेडरूम में आ गए।
कमरे में आते ही सुमित्रा ने वीडियो फिल्म लगा दी, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि उन दोनों का भी सोने का कोई इरादा नहीं। 2 बजे के करीब बीप बीप की आवाज सुनकर हम तीनों उछल पड़े। तीनों ने बैक वक्त घूमकर मॉनिटरिंग सेट की तरफ देखा। पैनल पर एक सुर्ख बत्ती स्पार्क कर रही थी। सुमित्रा छलांग लगाकर पैनल के करीब पहुंच गई और एक बटन दबाकर लीवर को आहिस्ता आहिस्ता हरकत देने लगी। मैं मॉनिटरिंग सेट की तरफ देखने लगा। भेरू के बंगले के बरामदे के दरवाजे का मंजर नजर आ रहा था। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला और स्क्रीन पर जो चेहरा दिखाई दिया वो मेरे लिए हैरत अंगेज था। वो अमृत ठाकरे था और उसके बाद जो चेहरा स्क्रीन पर नजर आया उसने तो मुझे उछलने पर मजबूर कर दिया। वो मधु थी। सुमित्रा लीवर को हरकत देकर कैमरे को फोकस करती रही और स्क्रीन पर उन चेहरों को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज होती रही। मधु को अमृत ठाकरे के साथ देखकर मेरे जिस्म पर चींटियां सी रेंगने लगी। दिमाग में धमाके से हो रहे थे। अब ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि उस रात नागराज को ठिकाने लगाने के बाद वापस आते हुए वो दोनों रास्ते में क्यों उतर गए थे। खंडर के तहखाने में मिट्ठू राम और मधु कुछ देर के लिए एक दूसरे के करीब रहे थे। हो सकता है इस दौरान मौका पाकर मधु ने मिट्ठू राम को भेरू के खजाने के बारे में बता दिया हो। भेरू अब जहन्नम में जा चुका था। इस खजाने का कोई वारिस नहीं था और वो उसका हो सकता था जो उस पर कब्जा कर ले। मिट्ठू राम ये भी जानता था कि नागराज और अमृत ठाकरे के अलावा और भी बहुत से लोग वो दौलत हासिल करना चाहते थे। मधु से भेरू के कत्ल का सुनने के बाद हो सकता है मिट्ठू के जहन में भी कोई ऐसा ख्याल आया हो और मधु को साथ लेकर रास्ते में उतर गया ताकि रात किसी महफूज जगह पर गुजारने के बाद सुबह सवेरे ही इस शहर से निकल जाएं। मिट्ठू राम को अमृत ठाकरे के बारे में कुछ मालूमात हासिल होंगी। उसने ठाकरे से राब्ता किया। 2-3 दिन मंसूबाबंदी में लगे होंगे और आखिरकार वो अमृत ठाकरे को लेकर यहाँ पहुंच गए। उनकी रहनुमाई मधु ने की होगी। मैं स्क्रीन पर उन लोगों की सूरतें देख रहा था जो बरामदे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए थे। ठाकरे, मधु और 2 आदमी और थे, मगर उनमें मिट्ठू नहीं था। ठाकरे और उसके साथियों के पास ऑटोमेटिक राइफलें थीं, मगर मधु खाली हाथ थी। उन लोगों की नकलो हरकत के साथ सुमित्रा पैनल के लीवर को भी हरकत दे रही थी। वो लोग चारों तरफ फैल गए थे। सुमित्रा लीवर कभी एक तरफ घुमाती, कभी दूसरी तरफ। स्क्रीन पर हॉल कमरे के मुख्तलिफ मनाजिर उभर रहे थे और आखिरकार उस राहदारी का मंजर हमारे सामने आ गया जिसमें पंडित भेरू वाला कमरा था। उसके सामने वाली लेन में 2 कमरे और थे। उस लीवर का ताल्लुक उस इलेक्ट्रॉनिक टीवी कैमरे से था जो हॉल में किसी जगह लगा हुआ था और सुमित्रा उस लीवर के जरिए उसके जाविये तब्दील कर रही थी। अब राहदारी का मंजर दिखाई दे रहा था जहां अमृत ठाकरे मधु के साथ खड़ा था। ठाकरे के दूसरे साथी सामने वाले कमरों में घुस गए थे। चंद सेकंड के बाद वो भी सामने आ गए। ठाकरे ने उन्हें इशारा किया। एक तो राइफल ताने वहां खड़ा रहा और दूसरा हॉल की तरफ चला गया। मधु ने ठाकरे की तरफ देखते हुए भेरू वाले कमरे की तरफ इशारा किया। ठाकरे ने दरवाजे पर जोरदार ठोकर मारी। दरवाजा खुल गया। सुमित्रा ने जल्दी से पैनल पर एक और बटन दबा दिया। अब भेरू के कमरे में लगे हुए कैमरे ने काम शुरू कर दिया था और स्क्रीन पर कमरे के अंदर की तरफ से दरवाजे का मंजर दिखाई दे रहा था। सामने ही मधु और ठाकरे खड़े थे। ठाकरे बहुत मोहतात अंदाज में राइफल लेकर अंदर दाखिल हुआ और जब मधु अंदर दाखिल हुई तो मैं चौंक सा गया। मैंने सुमित्रा से कहा, इसे जरा फोकस में रखो और क्लोजअप में लो। सुमित्रा ने मधु को फोकस में रखते हुए लीवर पर एक नन्ना सा बटन दबाया। मधु का चेहरा स्क्रीन पर फैलता चला गया। मैंने सुमित्रा से कहा, ये देखो, क्या मधु के चेहरे से ऐसा नहीं लगता जैसे उसे उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ लाया गया है, उससे जबरदस्ती कोई काम लिया जा रहा हो। सुमित्रा गौर से मधु के चेहरे को देखने लगी। रत्ना भी उठकर करीब आ गई। वो भी भरपूर तवज्जो से स्क्रीन पर मधु के चेहरे को देख रही थी। मैंने कहा, इनके साथ मिट्ठू राम भी नहीं है। पहले मधु को उनके साथ देखकर मैं ये समझा था कि उसने हमारे साथ गद्दारी की है और भेरू की दौलत के लिए वो और मिट्ठू राम ठाकरे से जा मिले हैं, मगर मधु के चेहरे को देखकर लगता है कि सूरत हाल कुछ और है। मैं ऐसा नहीं समझती। मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग काबिल एतमाद नहीं हैं। इन पर उसी हद तक भरोसा किया जाए जिसके ये अहल हैं। दौलत में बड़ी कशिश होती है। भेरू मर चुका है और हर शख्स उसकी दौलत हासिल करना चाहता है। मधु और मिट्ठू राम ने भी ठाकरे के साथ मिलकर इस दौलत को उड़ाने का मंसूबा बना लिया होगा। मधु का इन लोगों को यहाँ ले आना मेरी बात का सबूत है। मैंने कहा, नहीं सुमित्रा, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। शक्तिलाल, पांडे और उनके कई साथियों ने हमारे लिए अपनी जानें दी हैं। मधु भी कई मर्तबा अपनी जान की बाजी लगा चुकी है। वो किसी भी वक्त मौत का शिकार हो सकती थी। इन लोगों के दिलों में इस दौलत का लालच होता तो बड़ी आसानी से हमें खत्म कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। और अब जबकि मधु ये जानती है कि बेला जैसी खतरनाक औरत फरार हो चुकी है, बेला हमारे इस ठिकाने से वाकिफ है, वो किसी भी वक्त हल्ला बोल सकती है। ऐसी सूरत में इधर का रुख करना हिमाकत ही होगी। नहीं सुमित्रा, मामला वो नहीं जो तुम समझ रही हो। मधु के चेहरे पर खौफ के तासुरात कुछ और कहानी सुना रहे हैं। सुमित्रा ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता।
मेरे कहने पर वो एक बार फिर लीवर को हरकत देने लगी। कमरे का जाविया बदलने लगा। अमृत ठाकरे बेडरूम में इधर उधर घूम रहा था, जैसे उसे किसी चीज की तलाश हो। उसने भीरू की अलमारी खोल दी और उसमें भरे हुए कपड़े और दूसरी चीजें निकाल कर नीचे फेंकना शुरू कर दी और फिर ड्रेसिंग टेबल की दराजें खोल कर देखने लगा। कैमरा उसके साथ साथ हरकत कर रहा था। ठाकरे मधु के सामने खड़ा हो गया। उनके हरकत करते हुए होंठ बता रहे थे कि वो आपस में कोई बात कर रहे थे। मैंने सुमित्रा से पूछा, क्या इस कैमरे में साउंड सिस्टम नहीं है? सुमित्रा ने कहा, ओह, मुझे इसका ख्याल ही नहीं रहा। उसने पैनल पर सफेद रंग का एक बटन दबाया। उसके साथ ही टीवी सेट पर ठाकरे की आवाज सुनाई दी, यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ गए वो लोग? मधु ने कहा, मैं क्या कह सकती हूँ, बेला मंदिर वाले खंडरों से भाग गई थी, उसे इस जगह का मालूम है। हो सकता है वो लोग उसके खौफ से यहाँ से भाग गए हों। ठाकरे ने पूछा, और तहखाने का रास्ता कहाँ है? मधु ने कहा, उस बाथरूम के अंदर। अमृत ठाकरे बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मधु अपनी जगह पर खड़ी रही। ठाकरे कैमरे की निगाह से ओझल हो गया था। सुमित्रा ने कुछ देर तक मधु को फोकस में रखा, फिर लीवर को आहिस्ता आहिस्ता हरकत देने लगी। अब कमरे के दरवाजे पर एक और आदमी नजर आ रहा था। उसने दोनों हाथों में राइफल थाम रखी थी और वो इस तरह खड़ा था कि कमरे के अंदर और बाहर राहदारी पर भी निगाह रख सकता था। चंद मिनट के बाद ठाकरे की आवाज सुनकर सुमित्रा ने कैमरे का जाविया बदल दिया। ठाकरे बाथरूम से निकल आया था और बड़ी खूंखार नजरों से मधु की तरफ देखते हुए कह रहा था, तहखाने का रास्ता किधर है छोकरी? मधु ने कहा, इसी बाथरूम में है। उसके लहजे में खौफ की झलकियां थी। बोली, वो लोग इसी बाथरूम में से तहखाने में आते जाते थे। मैं तहखाने में कभी नहीं गई, न ही मुझे ये मालूम है कि वो रास्ता कैसे खुलता है। ये हकीकत थी, मधु को तहखाने के रास्ते का इल्म नहीं था। वो एक आध मर्तबा भेरू के इस कमरे में आई थी, लेकिन बाथरूम में कभी नहीं गई थी। उसे ये तो मालूम था कि खुफिया रास्ता बाथरूम में से ही है, लेकिन उसने कभी वो रास्ता देखा नहीं था। ठाकरे ने कहा, सीधी तरह बताती है या दूसरा तरीका इख्तियार करूं? उसने उसके बाल मुट्ठी में पकड़कर उसका सर पीछे की तरफ झुका दिया और दूसरे हाथ में पकड़ी हुई राइफल की नाल उसकी कनपटी पर रख दी। अगर तुमने नहीं बताया तो इस राइफल की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में उतार दूंगा और तू भी अपने उस यार के पास पहुंच जाएगी। मैंने सुमित्रा की तरफ देखा, वो हौले से सर हिलाकर रह गई। मेरी बात दुरुस्त निकली थी। मधु उन्हें अपनी मर्जी से यहाँ नहीं लाई थी, उसे जबरदस्ती लाया गया था और जाहिर है यहाँ लाने के लिए उसके साथ कोई ज्यादती भी की गई होगी। और ठाकरे की इस बात ने भी मुझे चौंका दिया था कि तू भी अपने यार के पास पहुंच जाएगी। इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि मिट्ठू राम को खत्म कर दिया गया था। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर थी कि ये दोनों ठाकरे के हाथ कैसे लगे। मधु की चीख की आवाज सुनकर मैं स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हुआ। ठाकरे उसे बालों से पकड़कर जोर जोर से झटके दे रहा था और फिर उसने जोरदार धक्का देते हुए मधु को बेड पर गिरा दिया। वो दरवाजे में खड़े हुए आदमी की तरफ देखते हुए चीखा, ओ बब्बर, इससे पूछ धरती के भीतर जाने का रास्ता किधर को है? ना बतावे तो इसका मस्तक दुरुस्त कर दे, नहीं तो अपना मस्तक घूम जावेगा। बब्बर मूंछों पर ताव देता हुआ आगे बढ़ गया। बोला, बता देगी? क्यों नहीं बताएगी? उसने अपनी राइफल ठाकरे के हवाले की और मधु की तरफ बढ़ा। मधु पुश्त के बल बेड पर थी। उसके चेहरे पर खौफ और आंखों में वहशत थी। वो हकला रही थी, मैं सच कहती हूँ, तहखाने का रास्ता इसी बाथरूम में है, लेकिन मुझे नहीं पता। बब्बर ने बेड पर छलांग लगा दी और उसने मधु को इस तरह दबोच लिया जैसे बिल्ली चूहे को दबोचती है। बब्बर उसे बुरी तरह रगेदता रहा। एक मौके पर मधु ने बब्बर को धक्का देकर अपने ऊपर से हटा दिया और बेड से छलांग लगाकर दरवाजे की तरफ दौड़ी। वो दरवाजे तक नहीं पहुंच सकी। ठाकरे ने दोनों राइफलें कुर्सी पर फेंककर मधु को दबोच लिया और उसे कालीन पर गिराकर खूंखार भेड़िए की तरह उसे नोचने लगा। हम टीवी पर ये अंदोहनाक मंजर देख रहे थे। मधु की चीखें हमारे कानों में गूंज रही थीं, मगर हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। और फिर दफतन टीवी के स्पीकर पर उभरने वाली फायरिंग की आवाज ने हमें चौंका दिया। ये आवाज भेरू वाले बंगले की तरफ से ही कहीं से आई थी। सुमित्रा ने जल्दी से हॉल वाला कैमरा ऑन किया और लीवर को हरकत देने लगी। जल्द ही ठाकरे का दूसरा साथी फोकस में आ गया। वो राइफल पकड़े बदहवासी में चीखता हुआ राहदारी की तरफ दौड़ रहा था। चंद सेकंड बाद ही ठाकरे और बब्बर भी उस कमरे से निकल आए। ठाकरे चीख चीख कर अपने दोनों साथियों को अहकामात दे रहा था। उन तीनों ने बरामदे वाले दरवाजे के आसपास पोजीशन ली थी और बाहर की तरफ फायरिंग कर रहे थे। बाहर से भी फायरिंग हो रही थी और हमारे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल था कि बाहर से कौन लोग फायरिंग कर रहे हैं। मेरे जहन में बेला का ही ख्याल था। सुमित्रा ने एक बार फिर कमरे वाला कैमरा ऑन किया। मधु कालीन पर थी। उसके चेहरे पर बेपनाह वहशत थी। वो खौफजदा सी नजरों से इधर उधर देख रही थी और फिर अचानक ही जैसे उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई। वो रेंगती हुई बेड के नीचे चली गई। मेरा ख्याल था कि वो फायरिंग से खौफजदा होकर छुपना चाह रही थी। वो कई मर्तबा मेरे साथ अहम मार्कों में हिस्सा ले चुकी थी। जब उफ्ताद पड़ती तो इस तरह खौफजदा हो जाया करती थी और अब भी वो खौफजदा होकर छुपने की कोशिश कर रही थी। लेकिन चंद सेकंड के बाद ही वो रेंगती हुई बेड के नीचे से निकली तो इस मर्तबा मेरी आंखों में चमक सी उभर आई।
मधु के हाथ में कैराकॉफ राइफल थी और मेरे ख्याल में ये भेरू की राइफल थी जो किसी वक्त नीचे गिर गई होगी और अब तक वहीं पड़ी थी। मधु चूंकि कालीन पर पड़ी हुई थी इसलिए उसने बेड के नीचे ये राइफल देख ली थी। मधु उठकर खड़ी हुई और राइफल को दोनों हाथों में संभाल कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसकी चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट थी। वो कमरे से निकल गई।